जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाइट ऑफ क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 राइज ऑफ मगध। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 4 जहाँ पे हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं एंड साथ ही साथ हमने 16 महाजनपदास के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, आज हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 5 राइज ऑफ मगध। हम देखेंगे किस तरीके से हरियंग डायनेस्टी आया, शिशुनाग डायनेस्टी आया, उनके क्या क्या रोल्स थे। ठीक है, और चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने फोटोज लगा दिया ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आया आप मेरे को। ठीक है, यहीं पे हम छोटा सा एक रोड मैप बना लेते हैं किस तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राइज ऑफ मगध। ठीक है, नाम तो बहुत बार सुना है। यहीं पे सबसे पहला आ जाता है हमारा हरियंग डायनेस्टी। हरियंग डायनेस्टी, देन होता है सेसु नाग डायनेस्टी, देन होता है हमारा नंद डायनेस्टी एंड इसके बाद हमारे मौर्यन आ जाते हैं। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे मौर्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हरियंग डायनेस्टी था, देन सेसुनाग आया, देन नंद आया एंड देन लेटर ऑन इसके बाद मौर्य के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं, सिसुनाग डायनेस्टी था, पहले हरियंग डायनेस्टी था। तो इसमें कौन कौन से किंग ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिम्बिसार के बारे में। ठीक है, यहीं पे इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के बेटे के बारे में यानी अजात शत्रु के बारे में। ठीक है, यहीं पे लेटर ऑन यही किंगडम में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये डिक्लाइन हुए थे। इनके बेटे या फिर प्रेसिडेंट हमारे आए थे उदायीन। ठीक है, उदायीन कौन थे, उन्होंने क्या कैपिटल अपनाया था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर किस तरीके से हरियंग डायनेस्टी खत्म हुआ, देन सीसु नाग डायनेस्टी आया और इनके फाउंडर का नाम था सीसु नाग। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हरियंग डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था तो याद रखना वो थे बिम्बिसार एंड सीसु नाग के थे सीसु नाग एंड इसके बाद आए हमारे काला सोका। ठीक है, काला सोका के फिर ये किस तरीके से डिक्लाइन हुए। ठीक है, काला सुका को किसने मारा था एंड देन नन डायनेस्टी आता है। नन डायनेस्टी के फाउंडर जो थे महापद्मा जी थे, महापद्मा एंड किस तरीके से महापद्मा डिक्लाइन हुए, देन उनके बेटे या फिर प्रेसिडेंट बोलो धना नंद जी आए। ठीक है, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि बस मैं आपको ओवरव्यू दे रही कि हरियंग डायनेस्टी में हम किन किन राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके फाउंडर कौन थे। तो इन हरियंग डायनेस्टी में जो फाउंडर थे वो बिम्बिसार थे। देन उसके बाद राजा आते हैं अजातशत्रु, देन आते हैं उदयन। इसके बाद ये डिक्लाइन करते हैं, देन शिशुनाग आते हैं, देन शिशुनाग फाउंडर थे एंड इसके बाद काला सोका। फिर आता है नंद डायनेस्टी जहाँ पे हम महापद्मा के बारे में पढ़ेंगे, देन उनके बाद धना नंद के बारे में पढ़ेंगे। देन फिर किस तरीके से नंद डायनेस्टी डिक्लाइन करेगी एंड मौर्यन डायनेस्टी देखने को मिलेगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार एंड अशोका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं राइज ऑफ मगध। ओवरव्यू रोड मैप अपने दिमाग में बैठा लेना और चलो चलते हैं। सबसे पहला है हरियक डायनेस्टी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द पावरफुल डायनेस्टी इन मगध वाज द हरियंग डायनेस्टी। ठीक है, ये बात याद रखना। सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जो थी मगध की वो थी हरियंग डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है पढ़ना बिकॉज ये सबसे पहले फाउंडर भी थे। ठीक है, सबसे पहले तो वो बिम्बिसार थे। कौन थे ये? तो ये थे हमारे सन ऑफ भाटिया। ठीक है, भाटिया जी के बेटे थे ये। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स बिम्बिसार रूल्ड फॉर 52 years। इट इज ह्यूज। ठीक है, यहाँ पे बिम्बिसार कितने साल तक रूल करते देखने को मिले हैं, वो है 52 years। कंटेम्प्ररी एंड द फॉलोअर ऑफ द बुद्धा। तो ये बुद्धा के फॉलोअर भी थे, कंटेम्प्ररी भी थे। was also was also said to be an admirer of महावीरा who was also his contemporary। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था राजगृह को। ठीक है, जहाँ पे हमें पहली काउंसिल देखने को मिली है। इट वॉज सराउंडेड बाय 5 hills द ओपनिंग ऑफ विच वर क्लोज बाय स्टोन्स वॉल्स ऑन ऑल साइड्स। दिस मेड राजगृह इम्प्रेग्नेबल। बताओ, जो कि राजगृह जो कि चारों मतलब पांचों साइड 5 हिल से सराउंडेड है। ठीक है, चारों साइड 5 हिल से सराउंडेड है, उसके ओपनिंग के लिए बड़ी सी स्टोन हो तो वो कितना ही अद्भुत जगह होगा। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऑल्सो नोन एज श्रेनिया। ठीक है, तो ये याद रखना बिम्बिसार को श्रेनिया के नाम से भी जानते थे। ये हो जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट।
वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। पहले ऐसे किंग थे ये जिनके पास एक बेहतरीन आर्मी था। मगध केम into prominence under his leadership. He started the practice of using matrimonial alliance। यहाँ पे देखने को मिला है किस तरीके से वो अपनी मैरिज लाइफ को जोड़ते हैं ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके अपनी पॉलिटिकल पोजीशन में, ठीक है। किस तरीके से वो दूसरे टेरिटरी के राजाओं की बेटी के साथ शादी करते हैं ताकि वहां की भी टेरिटरी एक्वायर कर पाए, ठीक है। तो उनकी 3 बीवियां थी एंड वो थी अम, कोसाला देवी। कोसाला देवी कौन थी? कोसाला देवी किंग ऑफ कोसाला की बेटी थी, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत। ये याद रख। देन उन्होंने लच्छवी के किंगडम से भी बहुत ही बेहतरीन अलायंस बनाया था बिकॉज उन्होंने डॉटर ऑफ लच्छवी से शादी की जिनका नाम था छिलेना। एंड यही बात कर लेते हैं खेमा जो की थी डॉटर ऑफ अ किंग माद्रा जो कि पंजाब से है, ठीक है। तो ये हमारी 3 इनकी बीवियां देखने को मिल जाती है। वो थी हमारी कोसाला देवी, लेछाना, तो छेलाना एंड खेमा, ठीक है। तो ये 3 बीवियां इनकी देखने को मिलती है। यही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्राई एंड एक्सपेंशन। मोस्ट नोटेबल कॉन्क्वेस्ट बाय बिम्बिसार वाज दैट ऑफ अंगा। सबसे ज्यादा उन्होंने जो टेरिटरी एक्वायर की थी वो थी अंगा, जिनके बारे में हमने महाजनपदास में पढ़ा था। ही हैड एन इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। The officer occupy high post were divided into three। और यहाँ पे इन्होंने 3 हाई पोस्ट को 3 एरा में डिवाइड कर रखा, दैट इज एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल, ओके। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पर्पस के साथ हमें बिंबिसार देखने को मिले हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाले रखी थी, ठीक है। चाहे वो शादी के साथ ही क्यों ना हो, शादी से रिलेटेड उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बनाई, स्ट्रेंथन की उसे, किस तरीके से उन्होंने अपनी आर्मी स्टैंड की, बहुत ही बेहतरीन चीज देखने को मिली। देन इसके बाद आते हैं अजात शत्रु जो कि बेटे थे बिंबिसार की, ठीक है। हमने पढ़ लिया बिंबिसार के बारे में, अब बात कर लेते हैं उनके बेटे यानी अजात शत्रु के बारे में। अच्छा, ये जो अजात शत्रु थे ना, ये बिंबिसार एंड छेलाना के बेटे थे। छेलाना कौन? छेलाना लिच्छवी की बेटी, ठीक है। तो इनके ये बेटे थे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ही किल्ड हिज फादर एंड बिकम रूलर। तो ये अपने ही पिताजी यानी बिंबिसार को मारते हैं एंड राजगद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। ये भी बुद्धिस्ट को बढ़ावा देते, मतलब बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीजें करते हैं। देन यहाँ पे जो थे, ये यहाँ पे इनकी जो पॉलिसी थी ना, ये थोड़ी एग्रेसिव पॉलिसी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, इनकी जो पॉलिसी होती थी वो ज्यादातर क्या होती थी? एग्रेसिव पॉलिसी देखने को मिली है, ठीक है। यही बात करें तो ये हमने देख लिया, इन्होंने अपने पिताजी को मारा एंड राजगद्दी संभाली। ये है छिलाना एंड बिम्बिसार के बेटे थे। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ही गवर्न द फर्स्ट काउंसिल। इन्होंने पहली काउंसिल कराई राजगृह में आफ्टर द डेड ऑफ बुद्धा इन 483 BCE। तो यहाँ पे ये एक बात लर्न करने को मिल जाती है कि जो पहली काउंसिल थी राजगृह में किसके द्वारा थी? अजातशत्रु के द्वारा थी। जब हम काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे तब हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि कौन सी काउंसिल कहाँ हुई थी, कौन से किंगडम थे उस टाइम में, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे, सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। यही वे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वॉन वॉर्स अगेंस्ट कोसाला एंड वैशाली। ये कोसाला एंड वैशाली के सामने लड़े भी थे और जीते भी थे। Ajatashatru waged a war against Vaishali despite the fact that his mother was a Lichvi princess। तबकि उन्हें पता था कि वो उनकी जो माता जी है यानी छेलाना जी है ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। फिर भी वो वैशाली के सामने खड़े हुए थे लड़ने के लिए, ठीक है। इट टुक हिम 16 लॉन्ग ईयर्स टू डिस्ट्रॉय वैशाली। 16 ईयर्स लग गए थे वैशाली को डिस्ट्रॉय करने में एंड एडेड इट टू हिज एम्पायर, और अपने एम्पायर में उसे वैशाली को मिलाने के लिए, ठीक है। He used of war engines to throw stones like catapults, and he also possessed chariots to which massive were attached, which facilitate mass killing। And इनके मैंने बताया ये एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए थे इन्होंने, ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे और इनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मास किलिंग इस एरा में हमें देखने को मिली है। द रूरल ऑफ अवंती ट्राई टू इन्वेड मगध एंड टू थ्रोन हिज डेंजर अजातशत्रु बिकम द फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगृह। However, the invasion did not materialize during his lifetime।
एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि इनके एग्रेशन पॉलिसी की वजह से बहुतों की जान गई है, ठीक है। एंड कहाँ तक ये पहुंचे थे, ज़्यादा इन्होंने एक्वायर नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ वैशाली को 16 ईयर्स बाद इन्होंने एक्वायर कर लिया था, ये चीज़ देखने को मिला है। साथ ही साथ हमने देखा कि कौशला वॉज अनेक्स टू मगध, यानी कौशला जो टेरिटरी थी इनकी वो मगध के पास भी चली जाती है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं उदायन के बारे में, यानी इतनी उदाया भद्रा, ठीक है, जो कि बेटे थे अजात शत्रु के, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि कौन से वो राजा थे जिन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी पाटलिपुत्र में, तो वो याद रखना वो थे उदायन। और पाटलिपुत्र में यानी जो आज के समय पटना है, ठीक है, कहाँ से शिफ्ट की थी, तो राजगृह से शिफ्ट करके ये पाटलिपुत्र लाए थे। लास्ट ऑफ अ मेजर हरियंग डायनेस्टी, ये सबसे लास्ट मतलब लास्ट किंगडम है, मतलब किंग है एक हरियंग डायनेस्टी के, ठीक है। उदयन रेन इज important बिकॉज ही बिल्ड अ फोर्ट अपॉन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ रिवर गंगा एंड द सन एट पाटलिपुत्र। तो इन्होंने एक फोर्ट भी डेवलप किया है, बिल्ड किया है, ठीक है, जो कि कहाँ है, रिवर गंगा एंड पाटलिपुत्र रिवर के पास में, मतलब गंगा एंड सोन रिवर के पास में है पाटलिपुत्र, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, हमने देखा इन्होंने एक फोर्ट डेवलप किया, बिल्ड किया, कहाँ पे, रिवर गंगा एंड सोन रिवर के बीच में, ठीक है। दिस वॉज डन बिकॉज पटना ले इन द सेंटर ऑफ अ मगध किंगडम, इट नाउ extended from a Himalaya in the northern to the hills of Chota Nagpur in the southern. He was killed at a behat of Palaka, the king of Avanti. तो ये इनको कौन मारता है, तो पलाका किंग मारते हैं, किंग ऑफ अवंती, ठीक है। सक्सीडेड बाय 3 किंग जो थे अनिरुद्ध, मंडा एंड नागदसका, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, लास्ट रूलर वो जो वीक थे वो यहाँ पे हरियंग डायनेस्टी के हो जाते हैं, नाग दस का, ठीक है। ये नाग दस का जो थे ये लास्ट रूलर थे हरिंग डायनेस्टी के, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, इसके बाद ये डायनेस्टी टिक नहीं पाती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है, वो होती है सीसु नाग, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाता है सीसु नाग, जिनके दो इंपॉर्टेंट रूलर्स है, वो है सीसु नाग एंड दूसरा काला सोका, ठीक है। सीसु नाग कौन, जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर लिया था वैशाली में, ठीक है। कैपिटल वॉज एट गिरी वज्र वैशाली। So was a viceroy of Kasi before becoming king of Magad. इससे पहले शिशुनाग जी क्या थे, कभी पूछ ले क्वेश्चन में कि शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो वो थे हमारे शिशुनाग जी, ठीक है। ये पहले क्या थे, वाइसरॉय ऑफ काशी थे, दिन बाद में ये किंग बने मगध के। इन्होंने जो कैपिटल एक्वायर की, इस टाइम में कैपिटल रखा वैशाली या फिर गृहवज्र लिखा आ जाए तो इनमें कंफ्यूज मत होना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग was the destruction of the power of Avanti with its capital at Ujjain. This brought to an end the 100 years old rivalry between Magad and Avanti. Avanti became a part of a Magad empire and continued to be so till the end of Mauryan ruler. ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने अवंती को एक्वायर किया एंड ये लास्ट मौर्यन टाइम तक इन्हीं के अंडर में रहा, ठीक है। लेटर शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली। अच्छा, तो पहले इनका कैपिटल था गृह वज्राना, ठीक है, गिरी वज्रराजा। देन नेक्स्ट लास्ट में उन्होंने अपना कैपिटल क्या शिफ्ट किया, वैशाली शिफ्ट किया, ठीक है। मैंने यहीं पे साथ में बता दिया क्योंकि मुझे लगा था कि नेक्स्ट पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि पहला इनका था गिरिवराजा एंड नेक्स्ट उन्होंने शिफ्ट किया वैशाली में। हमने देखा किस तरीके से इन्होंने अनेक्स किया अवंती को, ठीक है, इसको जीत लिया। तब कि इनको पता था कि 100 साल की राइवलरी है किनके बीच, अवंती एंड मगध के बारे में, फिर भी इन्होंने अवंती को जीता एंड ये लास्ट मॉरियंट तक इनके साथ, मतलब अपने साथ ही ये लैंड रखा, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट रूलर जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो होते हैं काला सोका। ये कौन थे, ये सन ऑफ सिसु नाग थे, ऑल्सो नोन एज काका वर्णा, ये भी याद रखना। कालासोका शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, और इन्होंने किस तरीके से कैपिटल को उछालते हुए आप नजर देख रहे होंगे कि पहले इन्होंने रखा वैशाली, देन इन्होंने फिर रख दिया पाटलिपुत्र। ही कंडक्टेड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली, ये हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं। ही वॉज किल्ड इन अ प्लेस पैलेस, ठीक है। तो इनको कहाँ पे मारा मारा जाता है, ही वॉज किल्ड इन अ पैलेस रिवोल्यूशन दैट
ब्रॉट द नंद डायनेस्टी टू द थ्रोन, यहाँ पे इनको पैलेस रेजोल्यूशन में मार गिराया होता है एंड यहीं से हमारा फिर नंद डायनेस्टी स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हम नंद डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे महापद्मानंद। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ द इंडिया। ये चीज याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य इज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, यहीं पे बात करें, ही मर्डर्ड काला सोका टू बिकम द किंग। इन्होंने किसको मारा? काला सोका को, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के थे, उनको मार गिराया और ये बन गए किंग। हिज ओरिजिन आर नॉट क्लियर। अगर इसके ओरिजिन की बात करूँ तो ये क्लियर नहीं है कि किन के बेटे थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पुराने, जैसे हिंदी में बोलूँ तो इन पुराण में कहा जाता है कि ही वॉज सन ऑफ लास्ट शिशुना किंग फ्रॉम शूद्र वुमेन। ठीक है, यहीं पे अगर जैन की बात करूँ तो जैन के लोग कहते हैं कि ये सन थे एक बाबर के। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा देती हूँ इनके बारे में। ठीक है, महापद्मा नंदा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन पुराण यहाँ पुराण में क्या कहते हैं कि ही वॉज सन ऑफ लास्ट शिशुनाग किंग फ्रॉम शुद्रा वुमेन। यहीं पे नेक्स्ट अगर बात करें, जैन में कहते हैं कि जैन में क्या कहते हैं, ही वॉज सन ऑफ बार्बर एंड कोर्टस। ठीक है, यहीं पे ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिख रही हूँ, ये एक फर्स्ट फर्स्ट नॉन क्षत्रिय क्षत्रिय किंग देखने को मिले हैं। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने एक बेहतरीन एम्पायर बिल्ड किया इंडिया में। ठीक है, कालिंगा को इन्होंने जीत लिया। किसको एक्वायर किया? कालिंगा। एंड साथ ही साथ इनको हम एरावत यहाँ पे लिख लेती हूँ, नोन एज इकारत सेकंड परश परशुराम। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एकारत सेकंड परशुराम किसे कहते हैं, तो याद रखना वो है महापद्मा नंदा जी की बात हो रही है। ठीक है, इन्होंने किस तरीके से विन किया कालिंगा डायनेस्टी को। ठीक है, ये पहले नॉन क्षत्रिय थे। पुराण में कहते हैं कि ये शिशुनाग के जो लास्ट, मतलब लास्ट, ये किसके सन थे? लास्ट शिशुनाग किंग फ्रॉम शुद्रा वुमेन। जैन में कहते हैं ही वॉज द सन ऑफ बाबर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमेशा दिमाग में याद रखना है। यहीं पे ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, ये एक बार रीड आउट कर लेना। यहाँ पे इनको कैसे सर्व शतरंगास कहते थे या फिर एक रात कहते थे, जो कि मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे, सेकंड परशुराम। तो ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी महापद्मा नंदा के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे धनानंद। धनानंद, ही वॉज द लास्ट नंद रूलर। ये लास्ट नंद रूलर थे। ही इज रेफर टू एज अंग्राम। एंड ये सारी चीजें छोड़े, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा देती हूँ, जैसे कि इन्होंने बस इतना इम्पोर्टेंट याद रखना कि ये लास्ट रूलर थे हमारे नंद डायनेस्टी के से। इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनके लाइंस पढ़ सकते हो। ठीक है, ही इज सेड टू बी वन ऑफ अ एट और नाइन सन ऑफ महापद्मा नंदा, यानी महापद्मा नंदा जिनके 9 बेटे थे, 9वें या 8वें बेटे थे ये। ही इज क्रिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ नंदो प्रक्रमा अ पर्टिकुलर मेजर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे खत्म होता है नंद डायनेस्टी। अब बात करते हैं राइजेस ऑफ मगध के बारे में। इनके कुछ कॉजेज थे, जैसे कि क्यों राइज हुआ था ये। पहला कॉजेज हम जान लेते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल फैक्टर। मगध जिस जगह पे लोकेटेड था वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था एक एम्पायर खड़ी करने के लिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट गिवन है, मगध वॉज लोकेटेड ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ अ गैंगेटिक
वैली, ठीक है? तो ये चीज़ हमें पता चल जाती है कि मगध कहाँ पे था। तो ये अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गैंगेटिक वैली में लाई करता था। इट वाज़ लोकेटेड ऑन द मेनलैंड रूट बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया। तो ये तो एक एम्पायर खड़ी करने के लिए बेहतरीन जगह है कि वो बीच में ही है, ठीक है? किसके? वेस्ट एंड ईस्ट साइड के। एंड यहीं पे थर्ड पॉइंट कह रहा है द एरिया हैड फर्टाइल सॉइल। यहाँ पे सॉइल हमें एकदम फर्टाइल देखने को मिले हैं, जहाँ पे इनफ यानी बेहतरीन रेन होता था ताकि हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा भी दे सकें। मगध वॉज एनसर्कल्ड बाय अ रिवर ऑफ थ्री साइड, जहाँ पे हमें गंगा रिवर, सोन रिवर, चंपा रिवर देखने को मिला है। यहीं पे राजगीर एंड पाटलिपुत्र वर लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिक पोजीशन। इस तरीके से भी जियोग्राफिकल फैक्टर देखे तो ये भी एक कारण है कि मगध का राइज होने का, ठीक है? यहीं पे नेक्स्ट फैक्टर देखें तो वो हो जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। मगध हैड ह्यूज कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट। तो यहाँ पे हमें आयरन एंड कॉपर का बहुत ही बेहतरीन डिपॉजिट देखने को मिला है, जिस वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर भी राइज हुआ था। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इट कुड इजीली कंट्रोल ट्रेड, हैड अ लार्ज पॉपुलेशन विच कुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग सिटीज एंड इन द आर्मीज, ठीक है? यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कुछ पॉलिटिकल फैक्टर देखा जाए तो मगध वॉज लकी टू हैव मैनी पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर। दे हैड स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इनेबल देम टू डेवलप एडवांस वेपन। तो यहाँ पे आयरन कॉपर इस तरीके से था डिपॉजिट कि यहाँ पे एक बेहतरीन वेपन भी डेवलप कर पा रहे थे ये लोग। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट किंग्स टू यूज एलिफेंट इन द आर्मी। तो ये पहले ऐसे किंग बने जो कि आर्मी में किसका यूज कर रहे हैं? एलिफेंट का यूज कर रहे हैं। द मेजर किंग्स ऑल्सो डेवलप्ड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है? तो ये सारी चीज हमारी खत्म होती है। राइज ऑफ मगध के बारे में हमने पढ़ा किस तरीके से हरिंग डायनेस्टी है, देन शिशुनाग डायनेस्टी है, देन नंदन डायनेस्टी आई। अब उसके बाद आ जाता है हमारा मौर्यन डायनेस्टी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है राइज ऑफ मगध। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो मौर्यास, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।